जमा करवाई हैं। इनकी बहुत सारी मोअज़्ज़ज़ जज साहब की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सामने आई। हमारी मालूमात के मुताबिक इन्होंने कम कीमत के अंदर ख़रीदी या जो इनकी आमदन बनती है उससे वो कहीं ज़्यादा बियॉन्ड जो है वो जाती हैं। अपने इस रेफरेंस में हमने जिन 4 मेजर इश्यूज़ की निशानदेही की है उसमें एक इशू तो पूरी कौम के सामने आ चुका कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब मिस्टर जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनकी ऑडियो लीक्स जो हैं वो मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ सामने आई, जिसमें वो केसेस की मैनेजमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें के सियासतदान हैं वो उनके साथ कॉन्टैक्ट में ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो केसेस हैं वो उनको मिस्टर जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के बेंच में लगवाया जाए। जो हालिया साबिक़ CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब की ऑडियो लीक जो है वो सामने आई थी। एक तो हमने उस बात को अपने इस रेफरेंस के अंदर बुनियाद बनाया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये इस्तदा की है कि इसकी जो भी तहकीकात की जानी है उसको मेरिट के ऊपर उसकी इंक्वायरी की जाए और अगर ये आइन के आर्टिकल 209 के ज़िमरे में मिसकंडक्ट के ज़िमरे में आता है तो मुअज़्ज़ज़ जज साहब को उनके ओहदे से हटाया जाए। उसके अलावा हमने अपनी शिकायत के अंदर जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब के असासों की बाबत तफसीलात फराहम की हैं उनमें DHA फ़ेज़ 2 गुजरांवाला का एक 375 नंबर घर है। वो घर की मालियत मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने अपने साल 2021 के जो इनकम टैक्स के गोशवारे हैं उन गोशवारों के अंदर 3 मरतबा जो है वो तरमीम की गई और हमने इसमें ये बात एजिटेट की है कि जब पहली दफ़ा इस घर की मालियत ज़ाहिर की गई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में मुअज़्ज़ज़ जज साहब की तरफ से तो वो 46 लाख रुपए जो है वो ज़ाहिर की गई, फिर उसमें तरमीम की गई और उसको 60 करोड़ किया गया। फिर जब तीसरी मरतबा तरमीम करके उसको डिक्लेयर किया गया तो उसकी मालियत जो है वो 72 करोड़ रुपए के करीब जो है वो सामने आई है। इसके अलावा मुअज़्ज़ज़ जज साहब का गुजरांवाला के अंदर एक अलाइड प्लाजा के नाम से एक प्लाजा सामने आया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी जगह के ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, उसके किसी भी जगह के ऊपर जो है वो एक्नॉलेजमेंट नहीं की, लेकिन वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब के नाम के ऊपर हमारी मालूमात के मुताबिक खड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन है उसके अंदर 1 कनाल का प्लॉट है मुअज़्ज़ज़ जज साहब का। एक सुप्रीम कोर्ट की जो एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन है उसके अंदर 1 कनाल का प्लॉट है। 2 कनाल 4 मरले का प्लॉट जो है वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब का गुलबर्ग 3 लाहौर के अंदर सामने आया है। और उसके बाद जो सबसे अहम जो ऑडियो लीक्स की मंदरजात की निशानदेही करता है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं वो केसेस की मैनेजमेंट करने के इवज़ अपने फ्रंटमैनों के ज़रिए अपनी दौलत में इजाफा करते हैं। वो 2022 के अंदर लाहौर कैंट के अंदर एक प्रॉपर्टी सामने आई है जो इन्होंने 28 जून 2022 को अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवाई, लेकिन इस केस की इस प्रॉपर्टी की तफसीलात अगर चेक की जाए जो हमने साथ लगाई हैं कि चंद दिन कबल यानी कि 2 दिन कबल इस रेफरेंस का इस प्लॉट का लाहौर की सिविल कोर्ट के से फैसला होता है और उसके फ़ौरन बाद ही इसको औने पौने दामों के ऊपर मिस्टर जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के नाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाता है। इसके अलावा हमने अपने इस रेफरेंस के अंदर जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब के फ्रंट मैनों के ज़रिए उनके जो बेटे हैं 2 वो लाहौर हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी बाबत हमने ये एजिटेट किया है, ये शिकायत दर्ज करवाई है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं वो अपने हल्का अहबाब के ज़रिए अपने बेटों के ज़रिए उनकी वकालत चलाने के ज़िमन के अंदर जो है वहाँ से अपनी दौलत के अंदर इजाफा कर रहे हैं और अपने बच्चों की दौलत के अंदर जो है वो भी इजाफा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की प्रैक्टिस रही है, पूरी दुनिया जानती है, हर वकील जानता है कि अगर किसी वकील की 3 साल की 4 साल की सिर्फ प्रैक्टिस हो तो उसके पास करोड़ों रुपए के और सैकड़ों की तादाद में केसेस आने जो हैं उसकी तहकीकात होनी लाजमी है। इसलिए हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये इस्तदा की है कि इस पूरा एक जो क्रिमिनल डिज़ाइंड किस्म का एक पैटर्न है जिसके ज़रिए मुअज़्ज़ज़ जज साहब की दौलत के अंदर और उनके फ्रंटमैनों के ज़रिए उनकी दौलत के अंदर इजाफा हुआ है उसकी तहकीकात की जाए। आखिरी बात जो हमने अपने इस रेफरेंस के अंदर इस शिकायत के अंदर एजिटेट की है वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब के एक फ्रंटमैन हैं जी ज़ाहिद रफ़ीक साहब। ज़ाहिद रफ़ीक साहब वकला के हलकों के अंदर और बिलखसूस लाहौर और इस्लामाबाद के हलकों के अंदर बहुत मशहूर है कि वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब के फ्रंटमैन के तौर के ऊपर
बेनामीदार के तौर के ऊपर काम करते हैं। उनके असर और रसूख को इस्तेमाल करके उनके नाम के ऊपर कभी बेनामीदार प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, कभी अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, और फिर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर जो सरकारी अफसरान की हत्ता के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामला जो हैं उनके अंदर भी मोअज़्ज़ज़ जज साहब का असर और रसूख इस्तेमाल करवा कर ये इनके फ्रंटमैन जो है वो दौलत इकट्ठी करते हैं और उसको बाद फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से या उनके बच्चों के नाम के ऊपर वो दौलत किसी केस की फ़ीस की मद के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है या वो मोअज़्ज़ज़ जज साहब के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसी बेनामीदार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ जाहिद रफ़ीक साहब का, इन्होंने मोअज़्ज़ज़ जज साहब की साहबजादी उनके एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट के ज़रिए उनकी 10,000 पाउंड की एजुकेशनल फ़ीस जो है वो भी अदा की गई है। इसलिए हम ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये हमने इस्तदा की है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस रेफरेंस को इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और इस रेफरेंस की शफाफ ओपन तहकीकात करवाई जाए। जो भी इसके अंदर इल्ज़ामात हैं, मालूमात हैं, उनकी तस्दीक करवाई जाए और जो दस्तावेज़ात हमने साथ लफ किए हैं उनकी इंक्वायरी करवा के मोअज़्ज़ज़ जज साहब को जो है वो उनसे जुडिशल वर्क फौरी तौर के ऊपर वापस लिया जाना चाहिए। ये पाकिस्तान की अदलिया जो है वो इस मुल्क के अवाम का आखिरी सहारा है, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है और अवाम के अदलिया के ऊपर एतमाद को डैमेज करने की बात है कि अगर कोई शख्स कोई साइल अदालत में आए और वो अपना केस मेरिट के ऊपर एजिटेट कर रहा हो, लेकिन उसको कुछ अर्से बाद पता चले कि उसके केस में जज साहब ने दूसरी साइड से पैसे पकड़ लिए थे या दूसरी साइड से उन्होंने किसी किस्म की जो सिफारिश जो है वो ले ली थी। इसलिए अदलिया के ऊपर एतमाद बरकरार रखने के लिए हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल से ये मुतालबा करते हैं कि इस रेफरेंस की जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तहकीकात करवाई जाए और जब तक ये तहकीकात नहीं होती मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से कोई भी जुडिशल वर्क जो है वो ना लिया जाए, क्योंकि इससे अवाम का जो अदलिया के ऊपर एतमाद है वो बुरी तरह डैमेज हो चुका है। मियां साहब ये बताएं कि जब ये मामला हो रहा है उसके बाद आपने ये रेफरेंस दायर किया है जो ऑडियो लीक का उसका मामला है, लेकिन मुज़ाहिर अली नकवी साहब को काफ़ी अच्छा हो गया। अच्छा, जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं, जो आपने साथ दस्तावेज़ात प्राप्त किए हैं, वो अगर उनकी तफसील बता दें और ये भी बता दें कि आपने इससे पहले इसको क्यों चैलेंज नहीं किया, जबकि आपके पास आपने ऑडियो लीक्स के बाद ही क्यों इसको चैलेंज किया। जी, ऑडियो लीक्स के बाद चैलेंज करने की एक बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि हम गुज़श्ता 1.5-2 बरसों से, बल्कि इससे ज़्यादा बरसों से देखते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के अंदर एक ग्रुपिंग है, एक लॉबिंग है। ये पाकिस्तान के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तारीख रही है कि जब भी कोई ठोस बुनियाद के ऊपर भी रेफरेंस दायर किया जाए तो उसकी कई बरस तक समाअत नहीं होती। तो हमने ये वक्त मुनासिब समझा है कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन जो हैं वो भी इस बात का मुतालबा कर रही हैं कि इस मामले की तहकीकात करवाई जाए और इससे बियॉन्ड भी अगर चीज़ें सामने आती हैं तो इसकी तहकीकात करवाई जाए। इसलिए हमने ये मुनासिब वक्त समझा है कि चूँकि पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन इसका मुतालबा कर रही हैं, इसलिए हमने भी अपना रेफरेंस दायर किया है कि इन मालूमात की बुनियाद के ऊपर भी एक शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे उस इंक्वायरी में मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं वो बेगुनाह साबित हो जाए, लेकिन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मियां साहब ये बताएं कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि जो तकरीबन इल्ज़ामात आपने लगाए हैं वही इल्ज़ामात थोड़ी देर कबल जो है वो आबद शेर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तकरीबन इल्ज़ामात लगाए मैंने क्या ये इनकी कुछ जुड़त है आपस में? एक दूसरा, जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ जिस तरह से सोर्स पेपर्स और सोर्स रिपोर्टें आती रही उनको सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंका, तो आपको भी इसी तरह ये जो पूरी तरतीब नजर आती है बाज़ाहिर इसी तरह नजर आता है? आपको कोई ऐसी तहकीकाती एजेंसी नहीं है कि आपके पास इन चीज़ों के पूरे सबूत मौजूद हो? अगर आपके पास इसका सब सबूत था तो आप वही सबूत ला के यहाँ मीडिया के सामने भी रख देते अपनी पिटीशन की बजाय। मैंने वो सारे सबूत जो हैं वो साथ लफ किए जिन जो मेरे पास दस्तयाब थे वो सारे मैंने सबूत उसके साथ लफ किए हैं। दूसरी रह की बात कि शेर अली साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यही एजिटेट की है। ये मुमकिन हो सकता है कि ये रेफरेंस चूँकि जब हमने फ़ाइल किया 12 बजे उस वक्त उनके पास ये लीक हुआ या उनको मीडिया से कहीं से पता चला, लेकिन इस रेफरेंस का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि किसी से कोई ताल्लुक बनता भी है तो फिर भी इस मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी बात, जो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के मामला था वो पूरी कौम जानती थी, हर बंदा ये बात जानता था कि वो सारे उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन उनको गलत तरीके से पेश करके उनको काबू करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के
मुकदमात के फैसलों का एक रेफरेंस मौजूद है। लेकिन जो शिकायत हमने दर्ज करवाई है और जो इन्फॉर्मेशन हमने अपने साथ अपनी शिकायत के साथ रेफरेंस के साथ दायर की हैं, उसकी इंक्वायरी और उसकी तहकीकात 2+2 का केस है। एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं वो 1 साल के अंदर एक अपनी टैक्स रिटर्न को 3 मरतबा उसकी तरमीम करते हैं और एक घर की मालियत जो है वो 36 लाख से आगे चलती है और फिर वो 60 करोड़ से होकर 72 करोड़ पे जाके क्लोज हो जाती है। तो इस बात की तहकीकात तो होनी चाहिए। ये मेरा पैसा हो सकता है, इस मुल्क के टैक्स अवाम का पैसा हो सकता है। हम इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के टैक्स पेयर्स हैं, इनको अपनी टैक्स की मनी से पैसे देते हैं, इसलिए पैसे नहीं देते कि वो केसेस को बैठकर मैनेज करें। मियां साहब, आपने अपने इस इल्ज़ामात में 2 ऐसे प्लाट हैं जो बज़ाहिर तो लीगल रहते हैं, लेकिन आपने उस पर भी इल्ज़ाम लगाया कि लोन लिया। एक फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी, उसमें सिर्फ इनको नहीं बहुत सारे जजेस को प्लाट मिला, वो केस चल भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार की सोसाइटी है, उसमें भी जजेस को है। तो ये 2 प्लाट आप किस तरह से गैर कानूनी कर रहे हैं अपने रेफरेंस में? अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि जजेस ये प्लॉट लेने के अहल हैं और इन प्लॉट्स को लेने में किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, तो हमारे इस इल्ज़ाम की हद तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो रद्द कर देगी। लेकिन किसी एक टेक्निकलिटी की आड़ के अंदर या किसी एक इल्ज़ाम की आड़ के अंदर जो बाकी सारी दस्तावेजी शहादतें हैं उनको ब्रश नहीं किया जाना चाहिए, उसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए।